इतिहास भौगोलिक खोजों के बारे में बताना है। विश्व में यह भौगोलिक खोजों का परिणाम ही है जो आजकल एक देश दूसरे देशों का से व्यापार करते हैं और सामान यहाँ का सामान वहाँ या वहाँ का सामान यहाँ आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहता है। इस भौगोलिक खोजों की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में कुछ हम तुम लोग को चर्चा करके बता रहे हैं। क्लास 9th के बुक सब्जेक्ट इतिहास से विश्व इतिहास की जुगंतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णय योगदान रहा है उनमें यह खोजों भी शामिल है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोपीय के देशों ने अग्रगण्य भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोपियों का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह भौगोलिक खोजों यूरोप वासियों का ही देन है। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए नए देश जैसे हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्य काल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनकी जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से आदि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियां ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था, जो बहुत ही उस समय जमाने की समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प अत्यंत एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि पुराने जमाने के लोग यही समझते थे कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था।
कि हम अगर समुद्र से एक देश से दूर जाते हैं तो एक प्रकार का वहाँ अंत होने की खतरा उस समय के लोगों ने महसूस करता था। समुद्र यात्रा अत्यंत कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबुन्निमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। जो कंपास का मतलब होता है कि हम रात हो चाहे कहीं भी हो उससे दिशा का ज्ञान करते हैं, उत्तर कहाँ दक्षिण कहाँ। उस कंपास में जो सुई की नोक हमको रात हो, क्योंकि रात में हम दूसरी जगह जाते हैं तो यह हमको पता नहीं चलता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ पर हैं। लेकिन कंपास के माध्यम से हमें यह दिशा सूचक बताता है कि हम पूरब जा रहे हैं कि पश्चिम जा रहे हैं कि उत्तर जा रहे हैं कि दक्षिण जा रहे हैं। उससे कंपास से हमको समुद्र में रातों में नाविक चलाने वालों को दिक्कत महसूस नहीं होता था और अपने दिशा में जिस दिशा में जाना चाहता था उस दिशा में वह जाता था। अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी, इसलिए परिस्थितियों में नाविक एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक महासागर, जिसे हम अंध महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं, जैसे महासागर की यात्रा करते अत्यंत दुष्कर था। दुष्कर यानी बहुत ही कठिन था। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि देखो, हम यहाँ पृष्ठभूमि डालते हैं, भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। तो भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होता है उसके बारे में तुमको जानना आवश्यक है। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिनके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने का उदय हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजराइल में अवस्थित है। जो जेरूसलम है यह महत्वपूर्ण रूप से यानी 3 धर्मों का यह बहुत बड़ा धार्मिक स्थल भी है, जो तुमको आगे चल के विशेष बताएंगे कि जेरूसलम के बारे में। आगे जो है बहुत ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ सब के बारे में कुछ न कुछ तुमको जरूर हम ज्ञान देंगे और उसमें विस्तार से रूप में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि जेरूसलम आधुनिक इजराइल है में अवस्थित है। अधिकार देखो, अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में जब यूरोप सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्तियों अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव में के मिथ्या अभियान के से ग्रसित यूरोपीय देश टूटने लगा, परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, कि जब भी किसी घर में चाहे किसी समाज में कहीं झगड़ा होता है तो आगे लोग सोचते हैं कि आगे हम क्या करें। इस प्रकार यूरोप में जो है धार्मिक भावनाओं एक दूसरे में, जैसे ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंटों और पादरी, जो उसमें 3 मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग, जो आगे तुमको विशेष बताएंगे कि उसमें विभक्त था, जो एक दूसरे से नीचे और हीन भावना दृष्टि से ग्रसित लोगों ने उस समाज को बड़े लोगों ने दूषित कर रखा था, जो उच्च वर्ग कुल के थे। गौरव विद्यमान ग्रसित हुआ, टूटने लगा, परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम ही हुए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोप वासियों को यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इस घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि की तैयार की है। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, रीस्टार्ट,
मैंने फिर से उससे जागना यानी पुनर्जागरण की शुरुआत हो रहा है। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया का मार्ग से होता था। जो 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व, 5 दशक का मतलब 10 वर्ष और 5 दशक यानी 50 वर्ष पूर्व, 15वीं शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 को एक शताब्दी कहते हैं, सेंचुरी अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये 15वीं शताब्दी यानी 14वीं शताब्दी के बाद का दिन है। जहाँ से 14वीं शताब्दी एक शुरू होता है तो वह जो है 15वीं शताब्दी में काउंटिंग होने लगता है। परंतु 1453 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारी के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निराशक नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार में के बदले भारी कर वसूल शुरू कर दिए थे, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लिए जाते थे। और टैक्स का मतलब है कि कर, क्योंकि कर अगर ज़्यादा लेंगे, कर से सरकार हर तरह के, जैसे कोई भी कमाता है चाहे कोई भी ज़्यादा कमाता है तो सरकार टैक्स बांधती है, कर लेती है। तो उस कर में अपने जो है अभी भी जैसे बाज़ार में हम लोग जाते हैं, कोई सामान खरीद बिक्री करते हैं तो कुछ कौड़ी देना पड़ता है। तो कौड़ी क्या है, एक बाजार समिति के द्वारा तय निर्धारित जो है तिथि के यानी मानक रूप में जो है एक पैसा, जो इतना पैसा 10 किलो 20 किलो पे 1 रुपया 2 रुपया, जैसे वो जहाँ जिस नीति होता है उसके अनुसार लोग टैक्स लेता है। तो यह कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होने के आधिपत्य जो यूरोप में जो है भारी कर वसूलता था, टैक्स लगा दिया, जिसका हल ढूंढना यूरोपीय के लिए आवश्यक हो गया। कहा इस लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने कोई नए रास्ता अपनाए जिससे यह टैक्स नहीं देना पड़े, हम लोग अच्छे से अच्छे मुनाफा कमा सके। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा, नौसेना के विकास का आसमान कर दिया। और उस जमाने में धीरे धीरे लोग खोजे लगे तो नए नए आविष्कार होना प्रारंभ हो गया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। यूरोप वासियों ने कहाँ से सीखा? अरबों से कंपास की ज्ञान, जो दिशा सूचक है। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पत्ती की जगह खांचा पत्ती विकसित हुआ, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जिससे जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायता था और मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब यानी अक्षांश जानने का उपकरण, ज्योग्राफी में तुमको बताएंगे तुम लोगों को बच्चों कि अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है। हम ज्योग्राफी या नक्शा के अनुसार तुमको आगे धीरे धीरे जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज करेंगे वैसे वैसे तुमको हम बताते रहेंगे। भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों में एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरवाल बनाए गए। यह टॉपिक बनता है कि पुर्तगाल देश के एक नई किस्म का हल्का जहाज बनाया गया जो तेज चाल से चलता है। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगालियों एक व्यापारी था पुर्तगाल का। वो कौन से व्यापारी था? उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप, उस जगह का क्या नाम था? उस बिंदु का जो दक्षिणतम बिंदु था
उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी कैप ऑफ गुड होप, अंग्रेजी में कहते हैं उसको कैप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। 1492 इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की। अब तुमको बता दिया गया ये 1400 सबसे पहले जो है 1488 ईस्वी में फर्स्ट क्विंचन बना। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली जो व्यापारी था बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष खोज किया 1488। दूसरा क्वेश्चन बनता है 1492, 88 के बाद कहाँ गए 4 वर्ष 92, क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन आया? क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी अमेरिका की खोज कर रहा है। अब तुमसे पूछेंगे कि अमेरिका का खोज किसने किया, तो क्रिस्टोफर कोलंबस। कब किया? 1498। नेक्स्ट है 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया और 1498 में जो है भारत के रास्ते मैंने पुर्तगाल का ही नाविक वह था। 1498 ईस्वी में साहसी नावक वास्को डिगम्मा उत्तर आसांद्रित होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट तट तक पहुंचा, जहां का स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। ज्ञातव्य है कि वास्को डिगम्मा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधन का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद, सबसे पहले वास्को डिगम्मा को एक भारत के व्यापारी के बारे में जानकारी हो रहा है। उस व्यापारी का नाम है अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डिगम्मा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। वह दक्षिण अफ्रीका में वास्को डिगम्मा से मुलाकात हुई थी। इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। उसने रास्ते बताया कि यह जो है कैसे कैसे जाएंगे शॉर्टकट, जिससे जो है हमको टैक्स नहीं देना पड़े और भारत भी पहुंच जाए, क्योंकि उस जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इससे यूरोपियों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डिगामा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे बाजार में बेचा गया। 26 गुना का मतलब अगर यहाँ से अगर वो मसाले के ले गया, 1 रुपया का मसाला ले गया तो 26 रुपया में बेचा, 26 गुना मुनाफा हुआ। तो अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियन की एक नई उपलब्धि, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस भी एक नई दुनिया जिसका नाम अमेरिका खोजा था उसका नई दुनिया कहा गया। क्योंकि तुमको बार बार प्रश्न पूछे जाएंगे कि नई दुनिया के नाम से किसे जानते हैं, तो ये अमेरिका बताना है। तो अमेरिका का खोज किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में खोज किया। 1492 में कोलंबस से प्राप्त किया, यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यह भारत का भी हिस्सा समझा। कोलंबस ने किसका हिस्सा समझा? भारत का ही। इसीलिए यहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा। वह जो है कोलंबस अमेरिका तो खोजा, लेकिन वह वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिकी वेस्पुकी और एक और अमेरिकी नाविक जो था वे अमेरिकी वेस्पुची ने नई दुनिया के विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। एक उसका नाम नई दुनिया के जो खोजा था उसका जो अमेरिकी वेस्पुकी एक नए महादेश यानी कि एक मस्तार बताया, नई दुनिया एक माने महादेश बताया, महाद्वीप। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। जो अमेरिकी वेस्पुकी ने उसका खोज किया उसी के नाम पर जो है पड़ा अमेरिका। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारण पुष्टि हो गई कि यह सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। एक महत्वपूर्ण बात कि 1519 ईस्वी में, कब? 1519 ईस्वी में मैगलन नाम का आदमी जो है
एक जहाज से पूरी दुनिया का खोज घूम डाला, पूरी दुनिया का राउंडिंग कर डाला। इससे साबित हो गया कि पूरी दुनिया, पूरी समुद्र और पूरी पृथ्वी जो है गोल है और एक दूसरे से जितने भी समुद्र महासागर है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह मैगलन ने साबित कर दिया 1519 ईस्वी में। इसके पहले लोग समझता था कि पृथ्वी चिपटी है। पुष्टि हो गई, सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे कैप्टन कुक, आगे जो है एक और व्यापारी का नाम है कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। तुमसे बार बार कुछ यानी क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया? तो कैप्टन कुक। किसने किया? कैप्टन कुक। साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी बताया। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड का भी खोज डाला। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोटे ने न्यू फाउलैंड द्वीपों का पता चलाया। और एक और क्वेश्चन, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउलैंड द्वीपों का पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पुर्तगाल के राजकुमार, वहाँ का राजकुमार जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल के राजकुमार का नाम था हेनरी द नेविगेटर, तथा स्पेन की महारानी, पुर्तगाल स्पेन की इसाबेला प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप की खोजों हो चुकी थी। नई दुनिया अमेरिका महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा दुनिया को कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसी का कोई जानकारी नहीं था। क्योंकि 1492 ईस्वी से पहले अमेरिका की जानकारी लोगों के नहीं था, नई दुनिया की जानकारी नहीं था। अब तुमको जो है बच्चों, मैं अभी इतना ही अब पाठ को अंत करता हूँ। नेक्स्ट जो है आगे बताएंगे तुमको भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या हुआ। और इस नक्शा में तुमको बता रहे हैं, जूम करके तुम लोग देख लेना। तुम्हारा भारत कहाँ है? प्रशांत में। यहाँ जो है, यहाँ तुम्हारा भारत है। और ये कहाँ से कहाँ तक खोजते गया तुम चेक कर लो। यहाँ से रास्ते में जा, यहाँ से होते हुए यहाँ तुम्हारा भारत है, यहाँ हिंद महासागर है, और इसके रूप में यह प्रमुख खोजों की यात्राएं के रूप में वर्णन है, जो आगे भी तुमको हम बताएंगे। धन्यवाद बच्चों। आगे फिर से हम दूसरे वीडियो में तुमको कुछ बताएंगे।